और कितने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए? तो 5 हमारे फंक्शंस है, 3 कैरेक्टर्स, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है और 3 वो है, 3 क्या है? कंसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, या कंसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट के अलावा उसको और भी क्या कह सकते हैं? डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स भी बेटा 3 है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं, पर आपने कहीं पे लिखा हो ना अगर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, तो आपने ऑर्गेनाइजेशनल ही लिखना है, क्योंकि एनसीईआरटी वो फॉलो करती है कि मेन ऑब्जेक्टिव को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट है उसका मेन काम क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं कि मैनेजमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें कैसी, उसके बारे में वो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, मैनेजमेंट क्या क्या चीज़ों से बनती है। अब मेन क्या ऑब्जेक्टिव, क्यों बनी मैनेजमेंट, क्या अचीव करना चाहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव फिर से 3 है। इस तरह के फ्लो चार्ट्स आपको एग्जाम में बनाने होते हैं, इस तरह के बनाओ, सर्कल्स बनाओ, बहुत सारे आपके सप्लीमेंट्री बुक में दिए हुए हैं, मैं आपको दिखा भी दूंगा। पर ये कब बनाने हैं? अगर पूरा एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट के ऊपर आया, अगर खाली इसके ऊपर आया तो खाली इसका बना दो, खाली सर्वाइवल का आया तो फिर मत बनाओ। अगर पूरा एक क्वेश्चन आता है, जैसे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े आपने, कोई 5 बोलता है तो 5 का बना दो फ्लो चार्ट, या 7 का बना दो, एक्सप्लेन 5 कर दो। बात पकड़ में आई? फ्लो चार्ट से ना एक तो पेज भरते हैं, एक अट्रैक्टिवनेस, सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट। अगर आपको 11th क्लास याद हो तो वहां भी ये वाले ऑब्जेक्टिव्स थे, ग्रोथ, प्रॉफिट, मोटिव, सर्वाइवल, सब था कि नहीं था? वहां बिजनेस के ऑब्जेक्टिव थे या मैनेजमेंट के थे, तो मैनेजमेंट तो बिजनेस के अंदर ही आ रही है। तो सबसे पहले सर्वाइवल है। सर्वाइवल का मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा? हाँ, तो अगर हाँ ऐसे क्या काम करे कि बिजनेस सरवाइव करता रहे लॉन्ग टर्म के लिए? जो कंपटीशन है, मतलब जैसी क्वालिटी मार्केट में डिजायर कर रहे हैं लोग, वैसी क्वालिटी बनाए। ठीक है, अच्छी क्वालिटी के गुड्स देना, तो उससे सर्वाइवल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्या? एम्प्लॉयज को खुश रखें, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज सर्वाइव करने के लिए इम्पोर्टेंट है। रेट्स अच्छी रखें, रेट कम्पिटिटिव रखें और क्वालिटी अच्छी दें, तो ये सारे काम मैनेजमेंट करती है। नीड सेटिस्फेक्शन, ये सारे काम सर्वाइवल के लिए, लॉन्ग लास्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे अगर सर्वाइवल होगा तो प्रॉफिट अपने आप होता है। कई बार क्या होता है, कंपनी शुरुआत में होती है, कंपनी या मिडिल फेज पे प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, फिर भी कंपनी चलती रहती है, खर्चे ज्यादा होते हैं, कमाई कम होती है, फिर भी कंपनी चलती रहती है। क्यों? वो सर्वाइवल के लिए, कि सर्वाइव कर जाते हैं, फिर एक टाइम आएगा तो प्रॉफिट हो ही जाएगा। जैसे कोविड एक टाइम आया था तो बहुत प्रॉफिट्स कम हो गए थे, पर सैलरीज थी, सेल नहीं थी पर सैलरीज थी, तो मतलब कमाई नहीं है पर खर्चे हैं, पर फिर भी लोगों ने काम बंद नहीं किए, वो कहते करते रहते एक बार सर्वाइव कर जाएंगे तो प्रॉफिट तो आ ही जाएगा। तो सबसे पहले प्रॉफिट नहीं है, पहले सर्वाइवल है। प्रॉफिट के पीछे भागोगे ना तो हो सकता है ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में काम बंद हो जाए, लेकिन सर्वाइवल के पीछे भागोगे तो प्रॉफिट तो कभी ना कभी आता रहेगा। लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट इम्पैक्ट डालने के लिए हमें सर्वाइवल, जैसे आप देखते हो एड, मैगी सबको पता है। अगर मैं नूडल्स का नाम लो, आपके दिमाग में मैगी आती है, चलो मैं चिप्स का नाम लेता हूँ, सबका नाम लेज, चॉकलेट, देखो सबका सेम आंसर क्यों आ रहा है? अब क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग सर्वाइव कर रहे हैं। अब जब ये सर्वाइव हो चुके हैं, ये इतने फेमस हो चुके हैं कि घर घर के अंदर पहुंच चुके हैं। मतलब एक होता है जेनेटिक नेम, जेनरिक नेम, जेनरिक नेम होता है नूडल्स, ब्रांड नेम क्या है? मैगी। जेनरिक नेम है चॉकलेट, ब्रांड नेम आपने डेरी मिल्क, जेनरिक है चिप्स, आपने लेस बोला। बाई चांस मैंने जेनरिक नेम बोला, सबने ब्रांड नेम सेम बोला, मतलब ये इतने अंदर बढ़ चुके हैं, इतने घरों के दिमाग के अंदर पहुंच चुके हैं, बड़ों के छोटों के, कि अब जेनरिक नेम और ब्रांड नेम एक ही हो गया। नूडल्स और मैगी एक ही बात होगी, चॉकलेट डेरी मिल्क एक ही बात होगी। तो चॉकलेट का नाम लेते पर्पल कलर माइंड में आया था, क्यों? इन्होंने इतना फेमस करा दिया।
अब ये इतने फेमस हो चुके हैं, अब इनको ऐड की प्रमोशन की जरूरत है, फिर भी ये करते हैं। मैगी का ऐड आना बंद हो गया? डेयरी मिल्क के बोर्डिंग्स देखने बंद हो गए? कैडबरी के बंद हो गए? नहीं ना। उसका लेज के ऐड बंद हो गए। अभी भी महंगे महंगे स्टार्स को ये रखते हैं, एम्बेसडर बनाते हैं, ऐड करते हैं। इतना फेमस होने के बाद भी ये ऐड क्यों कर रहे हैं? सर्वाइवल। क्योंकि अगर ये बंद कर देंगे, अभी हमारे माइंड में ये स्क्रीनशॉट की तरह छपे हुए हैं, ये वॉश आउट हो जाएंगे, दूसरा ब्रांड छप जाएगा हमारे माइंड में। तो इनको एग्जिस्टेंस करनी है कि यार दूसरा बंदा, इतना क्लटर्ड मार्केट है, इतनी सारी चॉकलेट्स, इतने चिप्स हैं, तो लेस टॉप पे, मैगी टॉप पे, ये नीचे ना आ जाए। ये टॉप पे बने रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए ऐड करते हैं। एक टाइम था अपने आप को फेमस करने के लिए ऐड करते हैं, एक टाइम होता है अपने आप को बने रहने के लिए ऐड करते हैं, प्रमोशन करते हैं, ताकि सर्वाइवल इज द मेन थिंग। वरना ये कब गायब हो जाएंगे पता ही नहीं है। मैं कोल्ड ड्रिंक का नाम लूंगा, पेप्सी बोलोगे, कोक बोलोगे, अलग अलग नाम बोलोगे, सबके माइंड में एक नाम नहीं आता। क्यों? सबका अपना फेमस ब्रांड है। एक टाइम था जब पेप्सी भी नहीं थी, थम्स अप भी नहीं थी, एक ही ब्रांड था, कोका कोला, वो कोक बन चुका है। तो पहले एक ही ब्रांड था, जब मैं भी मतलब कि समझ लो बहुत छोटा होगा, फर्स्ट या सेकंड में होगा, तब एक ही ब्रांड आता था, कोका कोला। वो धीरे धीरे कोक हुआ, फिर पेप्सी आया, सब कुछ आना शुरू हो गया। तो ये क्लटर्ड मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स ने अपने आप को सर्वाइव करवा लिया। कोका कोला ने डाउन कर दिया, बंद हो गया। तो अगर मैगी आज अपना ऐड नहीं करती ना, ये नहीं कि आप मैगी लोगे नहीं, ये नहीं कि आप मैगी खानी बंद कर दोगे, पर लोगों के माइंड से उसका नाम धीरे 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 आने वाले 30 साल में खत्म हो जाएगा। 30 साल का तो उसने बना लिया। क्यों? क्योंकि 3 जनरेशन शुरू हुई है। आप खाते हो, आप अपने छोटे भाई बहन को बताओगे, आपके पेरेंट्स ने आपको बताया, आप अपने बच्चों को मैगी कर बताओगे, लेकिन आपके बच्चे के जो बच्चे होंगे वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि तब तक इतनी फेमस नहीं होगी, उनको कोई और ब्रांड पसंद आ जाएगा। अभी 3 जनरेशन का उसने काम कर दिया मैगी ने, बिना ऐड चल सकती है, लेकिन 10 जनरेशन तक टिकने के लिए उसको सर्वाइवल की जरूरत है। तो बुक में कितना सा लिखा हुआ है, और मैंने कितनी बड़ी कहानी बताई। यहाँ पे BST का काम है, आपको बुक से बाहर, आउट ऑफ द बुक सोचना है और खुद बना के लिखना है। तो यू कैन राइट दिस एग्जाम्पल, अभी भी लिख सकते हो, मैगी, लेज और डेयरी मिल्क लिख लो, ताकि जब आपको याद करने का टाइम है, आपको याद है मेरी बात, ये हर 3 वर्ड तक मेरी बात याद आ जाएगी। तो इसमें लिखेंगे मैगी एंड डेयरी मिल्क का फेमस ब्रांड, स्टिल दे स्पेंड ग्रेट अमाउंट ऑन प्रमोशन टू सर्वाइव इन द कंपिटिटिव मार्केट। लिखना है, मैं लिखवा देता हूँ, बुक में लिख लो, पहले पढ़ लो जो सर्वाइवल में के बारे में लिखा है, आप पहले रीड कर लीजिए। सर्वाइवल नहीं है ना बेटा? यस यस यस, गायब हो जाएंगे, हमारे माइंड से गायब हो जाएगा। और जब भी हम कोई चीज नहीं, तो तुम पढ़ेगा पहले, स्ट्राइव मतलब हार्ड वर्क करे, मतलब मेहनत मशक्कत करे अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। सर्वाइव करना इतना आसान काम नहीं होता, खर्चे होते हैं, खर्चों को पूरा करके कमाई करनी होती है। एक दिन अगर मान लो खर्चे ज्यादा, कमाई कम है, धीरे धीरे आपका कैपिटल क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो कैपिटल खत्म होते होते एक टाइम आता है, रनवे आ जाता है, बिल्कुल खत्म होनी शुरू हो जाती है। अगर वो सारी कैपिटल खत्म हो जाएगी तो आपकी कंपनी बन जाएगी। तो आप या तो बाहर से कैपिटल लोन लोगे, लोन मिलेगा नहीं, लॉस मेकिंग कंपनी को लोन नहीं मिलता। तो या किसी बंदे को पकड़ोगे, पार्टनर बनाओगे जो पैसे लेके आएगा, या शेयर्स लॉन्च करोगे, शेयर्स इशू करोगे, तो आपको मतलब फिर भी आपको लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो सर्वाइवल एक बहुत बड़ा टारगेट होता है, इतना आसान नहीं होता। अब हो सकता है कंपनी का मालिक अनपढ़ हो सकता है कंपनी का मालिक पढ़ा लिखा हो, पर सर्वाइव, कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा हो, क्वालिटी अच्छी हो, रेट अच्छा हो, पर सर्वाइव नहीं कर रहा क्योंकि उसको आता ही नहीं। तो क्या करेगा? एक MBA को हायर करेगा, मैनेजर को हायर करेगा, जो उसका बिजनेस मैनेज करेगा, जो खर्चे क्या करेगा, कंट्रोल में लाएगा, जो मार्केटिंग करके, प्रमोशन करके सेल्स को बढ़ाएगा। तो खर्चे कम, सेल्स बढ़ेगा, तो जो लॉस था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा, सर्वाइवल आएगा। समझ गए? तो यहाँ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है। अगर मैनेजमेंट नहीं होगी तो सर्वाइवल भी। तो मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? मैनेजमेंट का मेन टारगेट क्या है? कंपनी को बनाए रखना, कंपनी को बंद होने से बचाना, कंपनी चलाते रहना, ऑपरेट करते रहना, चाहे वो मैनेजमेंट मालिक हो, चाहे वो एम्प्लॉइज हो। कई बार मैनेजर, MBA का बंदा खुद भी कंपनी का मालिक हो सकता है, तो खुद ही मैनेजमेंट भी हो सकता है, लेकिन कई बार वो हायर भी कर सकता है।
ठीक है ना, अब पढ़ गया सर्वाइवल में मार्केट स्टैंडिंग का पॉइंट आ सकता है। बिल्कुल आएगा जी, Competition। बिल्कुल कंपटीशन, मार्केट स्टैंडिंग, ये लिख सकते हो आप। प्रमोशन, सारे पॉइंट्स आएंगे इसमें। compete करना, सेल्स इंक्रीज करना, और क्या बोला था, प्रमोशन, ठीक है ना। और मैंने जो एग्जांपल दिया वो लिख लो, ताकि अगर कुछ भूल भी जाओगे एग्जांपल से आंसर बड़ा हो जाता है। लिखो मैगी एंड डेयरी मिल्क, या लेज लिख लो, मैगी एंड लेज आर फेमस ब्रांड्स, मैगी एंड लेज आर famous brand, comma, still they spend huge amounts, still they spend huge amounts on promotion to compete and survive, to compete and survive in the market. ठीक है, लिख लिया। चलो नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट। आप पढ़ो और मेरे को समझाओ क्या बात हो रही है। मैनेजमेंट का मेन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी कौन सा है, प्रॉफिट मेक करना। अगर कंपनी लॉस में है उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्रॉफिट कैसे होता है, खर्चे घटा के और सेल्स बढ़ा के। और प्रॉफिट और कैसे होता है, एक तो सेल्स घटा के खर्चे बढ़ा, सेल्स बढ़ा के खर्चे घटा के। और कैसे प्रॉफिट बढ़ सकता है, गुडविल, कंपनी की रेपुटेशन अच्छी करनी, कस्टमर्स की हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स दो, ताकि एकदम से उनकी जब रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तो उनका एक रूटीन बन जाएगा कि बार बार रिपीटेटिव सेल्स कहते हैं, प्रॉफिट आ जाए से हैंडल करना। तो रिपीटेटिव सेल्स, सेल्स प्रमोशन, उसके बाद एक्सपेंडिचर को कम करना, ये सारा आसान काम, जैसे मैं बोल रहा हूँ इतना आसान होता नहीं है। कई फिक्स खर्चे होते हैं वो कम नहीं हो सकते। सेल्स को कैसे बढ़ाया जाए कि फिक्स खर्चे कंट्रोल में आ जाए। जैसे अगर मैं 1000 शर्ट्स बनाता हूँ तो एक फिक्स खर्चा आता है किराया और सैलरीज। तो 1000 शर्ट्स के लिए मेरे को मान लो 30,000 रुपये सैलरी देनी पड़ती है। तो अगर मैं 2000 लूंगा तब भी 30,000 दूंगा, 3000 लूंगा तब भी 30,000 दूंगा। तो मैं ऐसा कुछ करूँ कि मैं 10,000 शर्ट्स बनाऊँ और 30,000 रुपये खर्चा आएगा, तो मेरा खर्चा बहुत कंट्रोल में है। 1000 शर्ट्स पे 30,000 कितना हो गया, 30,000 डिवाइड बाई 1000 तो कितना रुपये, 30 रुपये शर्ट हो गया। तो अगर 30,000 को 10,000 शर्ट से करूंगा डिवाइड तो 3 रुपये पर शर्ट पड़ता है। तो वो फिक्स खर्चा है। तो सेल्स बढ़ा के मैंने क्या किया, जिस शर्ट पे मेरे को कितना खर्चा पड़ रहा था, 30,000 इंटू डिवाइड बाय 100,000, 30 रुपए। तो जिस शर्ट पे खर्चा 30 रुपए था वो मैं 3 रुपए भी लेके आया, 27 रुपीज का क्या हुआ, प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ ना। तो ये हमको सोचना है, क्योंकि हमने 11th में पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, फिक्स कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट वही की वही रहती है, जितना मर्जी प्रोडक्शन बढ़ाओ चाहे कम करो, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो बढ़ेगी, कम होगी तो कम होगी, वो कंट्रोल में नहीं आ सकती। लेकिन ज्यादा प्रोडक्शन करने से फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी, पर शर्ट, पर शर्ट का क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो प्रोडक्शन कैसे बढ़े, प्रोडक्शन तब बढ़ेगी जब ऑर्डर बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी। तो डिमांड कैसे बढ़ेगी, जब मैं मार्केटिंग प्रमोशन करूँ, कुछ ऐसा करूँगा। तो वो कौन करेगा, मैनेजमेंट करेगी, और कोई नहीं कर सकता। तो मैनेजमेंट बहुत सारे ऐसे काम करती है इससे प्रॉफिट क्या हो सके, बढ़ सके। सबसे इंपॉर्टेंट काम है मैनेजमेंट का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए सेल्स को बढ़ाना। वो सर्वाइवल के अंदर भी आता है, प्रॉफिट के अंदर भी आता है। सेल्स बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बढ़िया।
सारे की सारी कॉस्ट्स, एक्सपेंसेस, रिस्क कौन कवर कर रहा है? प्रॉफिट। हम बिजनेस करते हैं किस लिए? प्रॉफिट। तो अगर नहीं हो रहा, मैनेजर हायर करो, प्रॉफिट बढ़ाएगा आपका। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रोथ। मेरी कंपनी सर्वाइव कर रही है, बहुत साल से टिकी हुई है, मेरी कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है, अच्छा प्रॉफिट कर रही है, मैं कमा रहा हूँ, पर ग्रो नहीं कर रही, बढ़ नहीं रही, तो फिर मैनेजमेंट को हायर करना पड़ता है। अच्छा कंपनी मैनेज करेगा कोई बंदा, तो कंपनी की सेल्स, प्रॉफिट, उसके सारी चीजें, उसका बिल्डिंग, एसेट्स, कैपिटल, सब क्या होना चाहिए? ग्रो। तुम शार्क टैंक देखते हो, वहां इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज आती है, 7 करोड़ 8 करोड़ ईयरली सेल्स, कहीं कि 2-3 करोड़ मंथली सेल्स भी होती है, तो वो सर्वाइव भी कर रही है आराम से और वो प्रॉफिट भी कर रही है। फिर भी प्रॉफिट करने के बावजूद वो क्या करने वाली वहां पे? एक एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं आती। एडवर्टीजमेंट तो हो ही जाती ना, लेकिन मेन वो कैपिटल लेने आई है। मेन तो एडवर्टीजमेंट तो हो ही जाती है, मेन कैपिटल रेस करना होता है। वो कैपिटल क्या करनी है? कंपनी चल रही है अच्छी खासी, कैपिटल से क्या करेंगे वो? ग्रोथ। क्योंकि उनको पता है यार हमें बिना पैसों की ग्रोथ नहीं होगी, तो उनका अपना पैसा लगा पड़ा है, वो घूमी जा रहा है, तो उनके और पैसे की जरूरत है, तो वहां पे आती है, उनसे फंड्स मांगती है, उनको अपनी कंपनी का कुछ पोर्शन भेज देती है कि अगर तुम हमारे को कंपनी इन्वेस्ट करते हो 3% 2% तुम्हारे को हर महीने प्रॉफिट मिला करेगा, तो 3% तुम्हारी कंपनी के मालिक बन जाओगे, तो 3% प्रॉफिट का हिस्सा तुम्हारा होगा। अब वो लोग क्या करेंगे? वो एक तो पैसा लेके आएंगे, तो पैसा तो बाहर भी मिल जाता, लोन ले लेती। जब कंपनी प्रॉफिटेबल है, लोन क्यों ले लिया? इनके पास क्यों नहीं? पहली बार एडवर्टीजमेंट हो रही है, और वो एडवर्टीजमेंट तो होती है, उसी में आ गया वो प्रमोशन। प्रमोशन मतलब सब कुछ, पॉपुलैरिटी, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, सेल्स इंक्रीज, प्रमोशन को भी बोलते हैं। गाइडेंस, मेंटरशिप, क्योंकि काम तो वो कर रहे हैं, वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो काम हर साल बढ़ रहा है, लेकिन जिस स्पीड से बढ़ रहा है वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। वो कहते हैं कि ये बंदे बहुत पुराने हैं, ये ऐसे बंदे हैं जिनको बिजनेस करना आता है, बिजनेस को ग्रो कराना आता है, तो ये हमारी कंपनी इन्वेस्ट करेंगे, तो ये कुछ परसेंट लेंगे, तो इनका इंटरेस्ट हमारी कंपनी में बढ़ेगा। उसका इंटरेस्ट, शार्क का इंटरेस्ट क्या होता है? मैंने पैसे दिए, मेरे को इसका डबल ट्रिपल होके वापस आ जाए। वो तो प्रॉफिट कमाने के इन्वेस्ट करते हैं, तो वो डबल ट्रिपल करके उससे गाइडेंस देंगे कि भैया तुम मेरे को गाइडेंस दो, जहां पे किसी फील्ड में मैं कहीं ना कहीं लैग कर रहा हूँ, तो वो तुम मेरे को गाइडेंस दो, तुमने अपना बिजनेस कैसे बढ़ाया था, जो इतना मिलियनेयर तुम बन चुके हो, हमारे को भी थोड़ी सी गाइडेंस। वो करते हैं, उन्हें पैसा लगाया तो हेल्प करेंगे। बेसिकली जो वो प्लेटफॉर्म ही ऐसा है शार्क टैंक इंडिया, कि वहां पे हेल्प मिलेगी, तो यहाँ पे मेंटरशिप, गाइडेंस, पैसा प्लस हेल्प के लिए आए, और ऐड तो हो ही जाती है आने के बाद। तो ये सारा चीज क्यों जरूरी है? ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, अपने बिजनेस को बड़ा। गुडविल बढ़ाना भी है। प्रमोशन, प्रमोशन एक बहुत बड़ा वर्ड है, सिलेबस में है, आपके सेकंड बुक में है प्रमोशन, मार्केटिंग सब कुछ है उसमें, गुडविल, ये वो, ब्रांड नेम, लेबलिंग, पैकेजिंग, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सब आया है उसमें। प्रमोशन अपने आप में या मार्केटिंग अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है, इसमें बहुत कुछ आता है। ठीक है जी, ग्रोथ पढ़िए प्लीज। ये आइडेंटिफाई करने को आते हैं ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज्यादा। हमें कैसे पता लगे कि बिजनेस ग्रो कर रहा है? क्या 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 बिल्कुल सही है, या तो इंक्रीज, क्या होना चाहिए? इंक्रीज इन प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रही है, एसेट्स बढ़ रहे हैं, कंपनी की बिल्डिंग मशीनरी बढ़ती जा रही है, ग्रोथ है। तुमने क्या बोला? एम्प्लॉइज, बिल्कुल सही है, अगर एम्प्लॉइज बढ़ रहे हैं तो ये सब कुछ बढ़ेगा, तो प्रॉफिट तो अपने आप बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये होता है एक्सपेंशन इन बिजनेस, वो ग्रोथ के लिए। बिजनेस ग्रो करना चाहिए, सर्वाइव करना चाहिए और प्रॉफिटेबल होना चाहिए। एकदम से जब बिजनेस बड़ा करते हैं ना, एक मशीन 2 मशीन पे जाते हैं, या एक बिल्डिंग दूसरी मशीन पे बिल्डिंग पे जाते हैं, एकदम हमारा लॉस बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे फिक्स खर्चे एकदम डबल हो जाते हैं। पर अभी देखो, सेकंड मशीन लगी है, अभी वो सेल्स के लिए तैयार नहीं है, वो लगी है, अभी वो चीज बनाएगी, वो बनेगी, प्रोसेस होगी, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, उसका एडवर्टीजमेंट होगा, फिर वो लॉन्च होगी, फिर वो मार्केट में जाएगी। जब तक वो मार्केट में जाएगी, फिर वो बिकेगी, फिर वो पैसा आएगा, और एकदम से इतना पैसा नहीं आता कि कवर कर दे।
तो 1-2 साल के लिए जब बिजनेस एकदम से इस लेवल पे चल रहा है, एकदम यहाँ पे पहुंचता हूँ, खर्चा बढ़ जाता है, उसको बर्न कहते हैं, लॉस कहते हैं। पर वो एक्सेप्टेबल होता है, हर एंटरप्रेन्योर को पता है कि यार ये लॉस कोई दिक्कत नहीं है, ये टेम्परेरी फेज है। लॉस मेकिंग कंपनी को भी वो मिल जाते हैं, कैपिटल मिल जाती है, क्योंकि वो एक टेम्परेरी फेज का लॉस है, वो एक टाइम पे देना ही पड़ता है। खर्चे बढ़ते हैं एडवर्टीजमेंट के, एम्प्लॉइज के, एक दिन तो प्रोडक्ट बढ़ा रहे हो तो एम्प्लॉइज एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे, मशीनरी लगाई है, बिल्डिंग लगी, लोग तो रखोगे, उनकी सैलरी फर्स्ट डे शुरू हो जाती है, लेकिन प्रोडक्ट बनेगा 6 महीने में, तो 6 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी, फिर बन के मार्केट में बिकेगा, बिकता है नहीं बिकता है, उसको टाइम 6 महीने लगेंगे पॉपुलर होने में, तो 1 साल का बर्न हो गया पूरा का पूरा। तो ये कंपनी को ग्रो करने के लिए बर्न करना बहुत जरूरी होता है कई बार, लेकिन सेकंड साल 2 साल के अंदर ये बर्न प्रॉफिट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब एम्प्लॉयज उतने ही है, मशीनरी उतनी है, प्रोडक्ट की सेल्स क्या होगी, बढ़ गई, अब मशीनरी फुल कैपेसिटी में चल रही है। समझ गए पूरा का पूरा पॉइंट? क्या उसका इन तीनों से क्या लिंक? हम क्यों खरीदेंगे रॉ मटेरियल? क्यों बनाएंगे जब तक मेरी सेल्स नहीं बढ़ेगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी? वो तो गलत गलत पॉइंट हो गया इसमें। हो सकता है कल तेरे को सरप्राइज मिलेगा, आई एम नॉट श्योर, कल पता लगेगा। पढ़ लिया सारे पॉइंट? सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव हमने 11th क्लास में बहुत खूब पढ़ा है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। हर बड़ी कंपनी का एक CSR होता है, पता है क्या होता है CSR? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक फंड होता है, अलग से वो पैसा रखते हैं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए। सोशल, हाँ, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं कंपनी के, बताओ? है वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो तो ऑर्गेनाइजेशन हो गया। एजुकेशन कैंप सेटअप करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, चलो। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करना जो एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुंचाए, पोल्यूशन कम करना, कस्टमर की नीड को, कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट में कस्टमर की हेल्थ हो गई, फिर कस्टमर की नीड्स की होगी। और क्या लिखा हुआ बुक में देखो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू डिसएडवांटेज, वीकर सेक्शंस की हेल्प करना, वो स्कूल में होता है। गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना इसमें नहीं आएगा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आएगा, वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आएगा। एम्प्लॉयज के पर्सनल बात में जो आएगा वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आएगा। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब एम्प्लॉयज की पर्सनल हेल्थ के बारे में बात करना, तो एम्प्लॉयज ने लिख रहा है उनके लिए स्कूल्स वगैरह या कोई हॉस्पिटल वगैरह, स्कूल हॉस्पिटल वीकर सेक्शंस, मतलब कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उसके अलावा बहुत सारे काम कर सकती है। मैंने कई कंपनीज मेरे नोन में भी है, वो क्या करती है, गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है इंडिया में, बाहर का नहीं पता मेरे को, जब एक विमेन प्रेग्नेंट होती है और वो वर्किंग होती है बहुत साल से कंपनी में, तो उसको 3 मंथ्स की मैटरनिटी लीव मिलती है, कि जब बेबी होता है वो दिन से लेके 3 मंथ्स तक जब बेबी होता है तो लीव मिलती है। कई कंपनीज इंडिया में है वो पेड लीव्स होती हैं, वो 3 मंथ्स की नहीं, वो 6 मंथ्स की देती है, बेबी होने के 1 मंथ पहले या 2 मंथ पहले, बेबी होने के 3 मंथ और 4 मंथ और, जब तक वो चाहे घर। फिर अगर वो लड़की कहती है कि जो वो मदर है कहती है मैं कंफर्टेबल में आ सकती हूँ, तो कंपनी कहती है ठीक है आप आओ। आफ्टर 3 मंथ्स जब वो काम पे आती है तो वो एक अलग से आया होती है ना, नैनी प्रोवाइड करती है बेबी का टेक केयर करने के लिए उसकी। वर्किंग इंडिया के बाहर वर्किंग वुमेन्स बहुत है ना, तो उनके पीछे टेक केयर, या वो डे केयर सेंटर, क्रचेस, वो डे केयर सेंटर ही होते हैं,
क्रचेस प्रोवाइड करती है कि यार वर्किंग वुमेन से अपने बच्चों को कहाँ, क्योंकि फादर तो वर्किंग हो गई, वुमेन भी वर्किंग है, तो बच्चे को कहाँ रखा जाएगा। चलो 3 महीने लड़की आ भी जाएगी काम पे, तो उसका बच्चा कहाँ रहेगा, और फिर दादी नानी के पास रहेगा। किसी के पास आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज होती है, उनके पास ये ऑप्शन भी नहीं होता। तो क्रचेस खोल के कंपनी के लिए हमारे क्रच पे लेके आओ। तो क्रचेस में ना आप अपने 3 महीने के बच्चे को छोड़ोगे नहीं, क्योंकि वहां पे जो कि मदर दे सकती है, नानी दे सकती है, वहां नहीं दे सकते। तो कंपनी के अंदर इनबिल्ट क्रचेस है कि आप बार बार देख सको अपने, आप जिस फ्लोर पे काम करें, आपके ऊपर फ्लोर पे होगा क्रच या नीचे फ्लोर होगा क्रच, तो आप बार बार आके देख सकते हो। तो ये कम से कम एक वो पर्सनल टच आ जाती है। फिर जब अपने ही एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए एजुकेशन और हेल्थ सेंटर प्रोवाइड करते हैं, कंपनी खर्चा उठाती है, तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। चलो ये तो हो गया अपने लोगों के लिए। एनवायरनमेंट तो अपना लोगों के लिए नहीं है ना, एनवायरनमेंट सबका है। एनवायरनमेंट को हम ही पोल्यूट, हर कंपनी पोल्यूट करती है। कंपनी एम्प्लॉयज है, वो ट्रैवल करके आते हैं, पोल्यूशन होता है। कंपनी कोई चीज तो बनाती होगी, कोई भी दुनिया में चीज बनाने के लिए पोल्यूशन होता ही होता है। देखो हमारे टीम से मैं एग्जांपल आईटी आईटी आईटीसी क्या करती है, वो कंप्यूटर सिखाती है, क्या करती है, विलेज को अडॉप्ट करके हाँ वो रूरल एरियाज में सिखाती है आईटीसी। क्या सिखाती है, तो कंप्यूटर यूज कर ले और यूज करना सिखाती है। आईटीसी बहुत अच्छी कंपनी है। वीकर सेक्शंस में जाके उनको सिखाती है। एक बंदा हैंडीकैप है पैरों से, पर हाथ चलता है, दिमाग चलता है, उसे कंप्यूटर सिखाती है, उनको जॉब प्रोवाइड करती है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि हमारे पास जॉब, हमारे पास भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो आप। पढ़ना नहीं आता तो उनको आईटीसी क्या होता है? कंपनी का नाम है आईटीसी है, भेल BHEL, डॉक्टर है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में है। तो उन्होंने क्या कर रखा है, वो बहुत पिछड़े गांव में अपनी सेटिंग करते हैं और उस गांव के लोगों को अच्छी तनख्वाह देते हैं कि वो बाहर माइग्रेट ना करे काम करने के लिए, वहीं पे काम करेंगे। उनके वहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज सब प्रोवाइड करते हैं, रहने को घर प्रोवाइड करते हैं मजदूरों के लिए। टाटा, रतन टाटा इंडिया का टॉप मोस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके पास। वो क्या करते हैं, खूब चैरिटी करते हैं, खूब ज्यादा चैरिटी करते हैं और इंडिया के लोगों को प्रमोट करते हैं। अभी रिसेंटली शार्क टैंक में नया वो आया था, नाम याद नहीं आ रहा, फिल्म मेकर है वो, फिल्म मेकर है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, पारसी बंदा है वो, रॉनी स्क्रू वाला। उसने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। एक शाहरुख खान की फिल्म बनाई थी स्वदेश, वो उसने बनाई थी, उसकी फाउंडेशन है स्वदेश। उसमें छोटे बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, गरीब बच्चों को, ताकि वो बाहर ना जाए, इंडिया में बने, इंडिया में पे ही काम करे। तो ऐसे कई बड़े बड़े लोग हैं जो अपने काम के अलावा सोशल ऑब्जेक्टिव भी पूरा करते, फ्री पढ़ाना, फ्री हेल्थ केयर देना, या मतलब गरीबों की हेल्प करना, या जो नीडफुल है उनकी हेल्प करना, वो एक कंपनी के सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है। ये क्यों है ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का, इससे क्या फायदा है? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है। हाँ, एक कंपनी को ब्लेसिंग्स मिलती हैं, उससे कंपनी ग्रो होती है। एक कंपनी का नाम फेमस होता है, यार ये कंपनी लोगों की भलाई करती है, एक कंपनी गुड बुक्स, लोगों की गुड बुक्स में आ जाती है, फिर हम उस कंपनी के प्रोडक्ट खरीदते हैं। हाँ यार, इस कंपनी, एक कंपनी है P&G, वो एरियल सर्फ वगैरह और विमेंस के सैनिटरी पैड्स और बड़ा कुछ बनाती है। उसमें वो क्या करती है, अगर आप उसी कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो 1 रुपए किसी गरीब की शिक्षा में जाता है। आपने कोई 100 रुपए की चीज खरीदी, उसका 1 रुपए आपका वहां चला गया। आपको पता है मेरा इसमें पैसा खर्चा हुआ, कहाँ अच्छी जगह जा रहा है, तो कंपनी के सोशल ऑब्जेक्टिव में जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो एक ऐसे ऐड की ऐड होगी, गुडविल, अच्छा काम अच्छा हो गया, तो ये कंपनी को करना चाहिए। और दूसरा, कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ऑब्जेक्टिव तो है ही है, क्योंकि कंपनी पोल्यूट तो कर रही है, तुम कुछ भी बनाओगे पोल्यूशन तो होगा, प्लास्टिक जलेगा, धुआं उड़ेगा, कुछ ना कुछ, या रिवर गंदी होगी या शोर मचेगा। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अगर हम एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे हैं तो बदले में कुछ दे सके, हर एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सिर्फ गंदा करना जानते हैं, जो आजकल 10वीं 11वीं के बजे स्कूटर वगैरह चला के स्कूल जा रहे हैं, तो एनवायरनमेंट गंदा हो रहा है। अभी तो मेरे को दिखा था, तो क्यों पैदल चल गया? तो कंट्रीब्यूशन दिया ना। मैं तो स्कूटर चलाता नहीं है। साइकिल की उम्र है तुम्हारी, तो स्कूटर को वॉकिंग में या साइकिल में कन्वर्ट कर, अगर छोटा डिस्टेंस में जाना है अपने, उससे पोल्यूशन कम होगा। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
इन्वायरमेंट हमको इतना कुछ दे रहा है, अच्छी हेल्थ, अच्छी सांस, हम बदले में कुछ दें उसको। ठीक है जी, पूरा का पूरा पॉइंट पढ़िए। पानी है भी, पहले चेक तो करो। दो चार गिलास निकल जाएंगे 2-4 ग्लास। ठंडा करके डालना पड़ेगा। चल तू टेढ़ा करके डालो, फिर भर लेता हूँ मैं। पानी मैं तो हूँ, मेरा अकाउंट्स की चली गई। सिलेबस होना चाहिए, पेपर चेक करने की होगी ना। भाई कोमा में है तो कोई और आ जाएगी तो कोई नहीं, हम तो पढ़ाई रहे हैं, अच्छी बात है, उल्टा हम स्कूल से आगे जाएंगे। हाँ, मेरा भी अच्छा हो गया। मैम गई 20 दिन। वो वैसे तो रिस्पेक्ट नहीं करता हमारे टीचर स्कूल की। में इक्वली मैम कह रही थी कि वो 5 चैप्टर देगी 20 मार्क्स के पेपर। मेरे यूटी 40 मार्क्स 22 चैप्टर है बेटा, 5 तो आएंगी। ये क्या है? सर मेरे अभी चल क्या रहा है, बताती रही क्या क्या चल, कभी कराते रहेंगे। मेरे यूटी 40 मार्क्स के हैं। तो क्या हुआ, 5 चैप्टर आएंगे 40 और 1 घंटे का पेपर 40 मार्क्स। 5 40 चलते हैं, 5 20 मार्क्स में कैसे चलता है? देख मनी तो 2 पेज का चैप्टर है, वो 2-3 मार्क्स का आएगा, फिर बैंकिंग आएगा साथ में 5-6 नंबरों का वो आ जाएगा, फिर 3 चैप्टर कौन से देखने पड़ेंगे, इंडियन इको के होंगे 1-2 चैप्टर उसमें। अरे सर उसकी कोई बात नहीं सुनता है, इसलिए बोल के चले गया। अरे यार देखो 20 हो, 40 हो, 80 हो, 60 हो, कुछ हो, क्या फर्क पड़ रहा है, मार्क्स लगने कहीं पे। 12th के मार्क्स कहाँ लगना है, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, आपको अपने मार्क्स के लिए पढ़ाई करनी है। अगर अभी एमसीक्यू फोड़ दोगे पूरे साल, सीयूटी टूट जाएगी, सीईटी टूट जाएगी, अगर आप वो नहीं टूटेगी। आप अपनी तैयारी एंट्रेंस के लिए कर रहे हो, ठीक है ना। पढ़ लिया। नाउ इट्स टाइम फॉर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तुम बार बार एम्प्लॉय बोल रहे थे, मैंने उसको लिख रहा था पर्सनल। एक सेकेंड, लोगों से उनकी नीड जानने तो कौन लोग? communicate करना social objective। यस, एम्प्लॉयज के बारे में। ये लोग कस्टमर लिख तो दिया मैंने, मैं एम्प्लॉयज के बारे, एम्प्लॉयज तो कंपनी का हिस्सा की नहीं। यस तो एम्प्लॉयज के कौन सी नीड होती है, एक तो एम्प्लॉयज की फाइनेंशियल नीड होती है। ट्रेन कर। फाइनेंशियल नीड कौन सी होती है, उनको सही, उनकी डिजर्विंग सैलरी, उनको इतनी सैलरी दो कि उनके खर्चे पूरे हो सके। आप उनसे 12 घंटे 13 घंटे 16 घंटे काम कर रहे हो, सैलरी बहुत कम दे रहे हो, तो वो टिकेंगे नहीं। तो ये कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्जेक्टिव भी है। ये कंपनी खाली प्रॉफिट कमा रही है, किसकी वजह से कमा रही है, एम्प्लॉइज, तो उसको अच्छी हैंडसम सैलरी दे, उनको इंसेंटिव दे। फाइनेंशियल नीड में आपके इंसेंटिव आ जाएंगे, Box भी होगा। बोनस आ जाएगा, पर्क्यूसाइड्स आ जाएगा, पर्क्यूसाइड्स या पर्क्स एक्स्ट्रा, उसको एक्स्ट्रा कोई चीजें ऑफर करना जिससे उसका मन लगा है, वो भी आगे स्टाफिंग चैप्टर में आएगा। पर्क्यूसाइड जैसे ट्रैवल अलाउंस दे दिया, मेडिकल अलाउंस दे दिया, एक्स्ट्रा कोई खर्चे कर, ठीक है ना, उसकी फैमिली के सपोर्ट के लिए कोई सामान दिया, ठीक है ना, पेड हॉलिडेज पर्क्स में आती है, ठीक है ना। फाइनेंशियल के अलावा और क्या नीड्स हो सकती है उसकी, उसकी सोशल नीड्स हो सकती है। उसके घर से लेके ऑफिस तक। अब देखो सोशल नीड्स सोशल ऑब्जेक्टिव में नहीं आएंगी, सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज पर्सनल ऑब्जेक्टिव में ही आएंगी, क्योंकि एम्प्लॉइज के बारे में, एम्प्लॉइज की सोशल नीड क्या होंगी कि उसको इंश्योरेंस करा दो, उसका जॉब को सिक्योर कर दो, कि उसका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसका पता है को 5 साल से निकाल दिया, इंश्योरेंस करानी, उसके एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करानी, मेडिक्लेम करवा देना, तो उसकी सोशल नीड्स पूरी होगी कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, वहां मेरी फैमिली को हेल्थ, हॉस्पिटलाइजेशन और स्कूल्स वगैरह सब फ्री में मिल जाता है। तो ये सोशल नीड किसकी होगी, एम्प्लॉइज की। अप्रिसिएशन देना इसमें है। वो भी आएगा, वो भी तो आएगा। वो नहीं गोल्स पे ट्रांसपोर्टेशन। अदर नीड्स में आ जाएगा, सर गोल्स ट्रांसपोर्टेशन पर्क्स में आ जाता है। हाँ, ये तो कौन सा, अदर नीड्स में, सोशल नीड्स में भी डाल सकते हैं। टारगेट देना तो गलत बात है ना, अरे टारगेट देना प्रॉफिट में आता है। ये जैसे टारगेट देना और कंप्लीट किया तो मतलब और ज्यादा इंसेंटिव, टारगेट टाइम पे कंप्लीट करना इंसेंटिव के लिए होता है, टारगेट से ऊपर कुछ करोगे तो इंसेंटिव। टारगेट क्यों देता है कि प्रॉफिट बन सके। तो एम्प्लॉयज की सोशल सिक्योरिटी नीड्स
और अदर नीड्स की भी, उसको अच्छी कंडीशन में, बैड वेदर कंडीशन ना हो, अच्छी कंडीशन में सफाई हो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, टॉयलेट्स हो, लिफ्ट हो, ये सब चीजें उसका हक है उसको देना, उसकी ट्रेनिंग करना। जॉब एम्प्लॉय की ट्रेनिंग एंड डेवलप क्यों करानी होती है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, बिल्कुल। अगर वो नया नया फ्रेशर है या किसी और कंपनी से आया, फ्रेशर नहीं भी है, तो हमारी कंपनी में अडेप्ट करने के उसको ट्रेनिंग देना, ताकि वो एक नए माहौल में अच्छा फील करे, मोटिवेट फील करे और सबसे घुल मिल जाए। वरना वो लोनली लोनली फील करेगा, अच्छा अपना टू द फुल नहीं देता। सर जैसे इसमें ट्रांसपोर्टेशन होगा तो वो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होता है, वो वर्क्स में आएगा। पढ़ लो पूरा पॉइंट, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। हायर लेवल नीड मतलब अदर नीड्स ना। अगर बेटा नीड्स 5 तरह की होती है, मैंने अभी सिर्फ 2 पॉइंट बताई है, 3 अभी रहती है, वो डायरेक्टिंग चैप्टर में डिटेल में आएगी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अलग से है। ये नीड नहीं है, ये हम उसको देते हैं, हमारी ये कंपनी की नीड है, क्योंकि उसको ट्रेन नहीं करेंगे वो अपना काम नहीं करेगा ढंग से। जैसे मैं जब कोविड के बाद से 9th-10th के बच्चों का पीछे का बेस बहुत खराब था, 6, 7, 8 का, हमने मई जून की छुट्टियों में उनको सुबह 9th के 10th के बच्चों का 7th 8 का पढ़ाना शुरू किया। क्यों? उसकी जरूरत नहीं थी, मेरी जरूरत थी कि मैं उसको 10th का पढ़ा सकूंगा, जो उसको 8 9th का आता होगा। हम उसको सिखाते थे कि भी तुम्हें दिक्कत ना आए, तो हमारी उसका बाकी का 10th का सिलेबस तभी हो पाएगा जब उसको पिछला सीख। तो एक कंपनी की नीड है उसको ट्रेनिंग करना, ताकि वो हमारी कंपनी में अडैप्ट हो जाए। पूरा पॉइंट पढ़ो, मैं केस स्टडी पढ़ूंगा। डाइवर्स सारी की सारी वो लिखी ना, अदर नीड्स हर तरह। बेटा देखो 5 नीड्स होती हैं। एक सबसे पहले होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसमें आता है आपकी बेसिक पे, उसको बेसिक सैलरी वगैरह अच्छी मिले, फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिर आती है सोशल सिक्योरिटी नीड्स, उसमें आपकी सिक्योर फ्यूचर जॉब सिक्योरिटी, सोशल नीड्स, इंश्योरेंस, एक्सीडेंट कवर होती है। इसके ऊपर आपकी आती है रिकॉग्निशन वाली, जो तू कह रही है, पीयर रिकॉग्निशन की, मेरे आसपास के लोग मेरे को पहचाने। अगर मैं टॉपर हूँ तो मेरा नाम पीयर रिकॉग्निशन हो गया, कि मैंने टॉप किया, मेरा नाम आना चाहिए, मेरी फोटो होना चाहिए। तो आपने देखा होगा डोमिनोज मैकडी पे कई बार एक लिखा होता स्टार ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, क्यों लगाते हैं उसकी फोटो? पीयर रिकॉग्निशन, लोगों को तो पता लग रहा है, वो पीयर मतलब आसपास के जो मेरे कलीग्स हैं, हाँ, उसको प्रेज करने, अप्रिशिएट करने के लिए। तो ये भी एक नीड होती है। एक टाइम आता है जब आपकी सैलरी की नीड पूरी हो चुकी है, अच्छी सैलरी मिल रही है, जॉब पता सिक्योर है, फिर आपको मन नहीं लग रहा काम में, तो ये चीजें आपको टारगेट देगी, यार मैंने ये काम करना है, ये आपको एक नीड देगा, एक मोटिवेशन देगा। फिर एक टाइम होता है ये भी मोटिवेट करना बंद कर देती है। तो ये अलग से पूरा टॉपिक है, पढ़ाया जाएगा और क्या क्या चीजें आपको मोटिवेट कर सकती है। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे नीड्स होती है, उसको मैस्लोज नीड हायरार्की कहते हैं। जैसे अगर कोई कंपनी डायरेक्टिंग है, जैसे जैसे नहीं पढ़ लिया, जल्दी पढ़ो, मैं एक फोटो भेज रहा हूँ ग्रुप में, उसमें कोटिंग द लाइंस करके आपने मेरे को नीड्स बतानी है। Personal objectives of management should not be confused with fulfilling personal objectives of employees. वो कहते हैं ऐसे है, लेकिन वो मैनेजमेंट का पर्सनल ऑब्जेक्टिव है कि मैनेजमेंट से खुद भी तो एम्प्लॉइज होते हैं ना, वो तो ज्यादातर एम्प्लॉइज वाले ही इसमें चीजें आती हैं। पर आपने स्पेशली वो नहीं लिखना कि एम्प्लॉइज एम्प्लॉइज एम्प्लॉइज, कंपनी का माहौल अच्छा करना पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एम्प्लॉइज की नीड्स पूरी करना इस पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब नहीं खाली एम्प्लॉइज तक सीमित रहेगी। Schools and वो जो भी तक lectures employee को provide करना वो social objective है। कौन सा? Social objective providing basic। क्योंकि वो क्या चीज, एक मिनट, इधर लिखा है, टॉप पे लिखा है। क्या यहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ, वीकर सेक्शन और एम्प्लॉइज, नहीं, जो हमने इधर लिखा है कि providing basic amenities like schools and crèches to एम्प्लॉइज is social objective। नॉट, Not तो ये क्लियर करने के लिए लिखा है आपको। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में बहुत सारी नीड्स आएंगी, ये वाली नीड अलग होती है। अरे वो कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी करे करे ना करे ना करे, ये वो चीजें कंपनी को करनी पड़ती है, ये करनी ही चाहिए। ये वो चीजें कंपनी नहीं भी करेगी तब भी काम चलता रहेगा, ये कंपनी तब करती है अपने गुडविल को मेंटेन के लिए और सोसाइटी को भी देने के लिए। तो सोसाइटी में एम्प्लॉयज की फैमिली आ जाती है, ठीक है। अगर वो नहीं भी करेगी तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, पर वो क्यों करती है कि एम्प्लॉयज क्या है, खुश है। दैट्स व्हाई मैंने क्वेश्चन भेजा है, पढ़िए। इसके बारे में कोटिंग द लाइंस करेंगे और मेरे को बताएंगे।
अगली बार इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। चलो इसके बाद आओ ये आंसर के अकाउंट से करना शुरू करेंगे।